Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. लास्ट टाइम पे बेटा आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा था कि डीएनए किस तरह रिप्लिकेट होता है और एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए किस तरह बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है जीन एक्सप्रेशन। कि हमारे बॉडी के अंदर, पहले मैं व्यूज़ बता देता हूँ। जीन एक्सप्रेशन का लफ्ज़ी मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में कभी एंजाइम्स बनती है, कभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनती है, कभी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये सारे प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, तो आज इस मैकेनिज़्म को हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर सेल में प्रोटीन किस तरह सिंथेसाइज होती है। तो नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दें, जीन एक्सप्रेशंस। जीन एक्सप्रेशंस, जीन एक्सप्रेशन से मुराद है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, आल्सो known as प्रोटीन सिंथेसिस। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होता है, जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होता है तो यही एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक जीन है, ये इसका प्रोमोटर रीजन है, ये इसका टर्मिनेटर रीजन है और इस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन्स। ये स्ट्रक्चरल रीजन्स है। अब ये जीन्स अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये एक्सप्रेशन प्रोटीन की शक्ल में होती है और ये वो प्रोटीन है, ये बेबी प्रोटीन। तो इस फिनोमेना को नॉर्मली हम बोलते हैं बायोलॉजी में प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन। यानी इस जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, किस शक्ल में? इस प्रोटीन की शक्ल में। तो आज हम इस फिनोमेना को और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जीन एक्सप्रेशन के स्टार्ट से पहले नंबर एक ज़रूरी है कि हम जीन को समझ लें कि व्हाट इज़ जीन्स। जीन्स क्या है? तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ जीन। नंबर एक, जीन मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जीन्स को मुख्तलिफ एंगल से डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने इसको कहा है जिम्यूल्स, किसी ने इसको कहा है फैक्टर, किसी ने इसको कहा है सर्कुलेटिंग यूनिट। लेकिन जो लास्ट साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉनसन, इन्होंने जीन का डिफिनीशन किस तरह किया कि जीन क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन्स, द कोडिंग पार्ट of the DNA, the coding part of the DNA is called genes। कोडिंग पार्ट का लफ्ज़ी मतलब क्या है? डीएनए में वो हिस्सा
जहां पर कोड मौजूद है, जहां पे जेनेटिक कोड मौजूद है, अगर उस एरिया से प्रोटीन सिंथेसिस ही हो जाता है, उस पार्ट्स का नाम क्या होता है? जीन होता है। तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू जॉनसन, द कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। या इसके अलावा इस कोडिंग पार्ट का दूसरा नाम है द एक्सॉन ऑफ द एक्सॉन पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन। एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन वो हिस्सा होता है जो कि कोड होता है। और आप लोग ज़हन में किस तरह बिठाएंगे, यहाँ पे लफ्ज़ एक्सॉन का स्पेल यह है, तो इसमें जो ई है, ये ई इंडिकेट करेगा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस का लफ्ज़ी मतलब क्या है? विच सिंथेसाइज प्रोटीन, विच सिंथेसाइज प्रोटीन्स, which express itself in the form of protein synthesis। अब अगर जनरली हम देख लें, ये फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है यह, तो इस डीएनए मॉलिक्यूल में बाकायदा रीजन्स मौजूद हैं। ये रीजन है यह। इन रीजन्स में बाज एरिया ऐसा है या बाज बॉक्सेस ऐसा है जो कि कोड है ये, और बाज पार्ट ऐसे है जो कि नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग। तो अगर डीएनए में फॉर एग्जांपल ये 3 से लेके 5 एंड है और ये 3 से लेके 5 एंड है यह, तो ये कोडेड पार्ट है, ये डीएनए में कोडेड पार्ट है। और ये वाला हिस्सा ये नॉन कोडेड पार्ट है, नॉन कोडेड पार्ट। इस कोडेड पार्ट को नॉर्मली हम बोलते हैं एक्सॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यहां पे बता दिया कि एक्सॉन में ई लफ्ज़ से आप लोग जहन में बिठा दें एक्सप्रेस, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज को या प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सप्रेस कर सकता है। नॉन कोडेड पार्ट्स का नाम होता है एंट्रॉन। एंट्रॉन एक्सॉन कोडिंग पार्ट है और नॉन कोडिंग पार्ट क्या है? ये एंट्रॉन है। अब अगर ओवरऑल जो है हम देख लें तो डीएनए में कोडिंग पार्ट जो एक्सॉन है ये लेस होता है, लेस, और एंट्रॉन जो है ये मेजर पार्ट है डीएनए का, मेजर पोर्शंस ऑफ द डीएनए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है एंट्रॉन, ये डीएनए में ज़्यादा मौजूद है और कोडिंग पार्ट जो है ये कम मौजूद है। अब एक्सॉन तो बेसिकली प्रोटीन ही सिंथेसाइज करेगा, लेकिन एंट्रॉन का फ़ायदा क्या होगा? एंट्रॉन का फ़ायदा ये होगा, एंट्रॉन का फंक्शन नंबर 1, फंक्शन ऑफ एंट्रॉन, फंक्शन नंबर 1 फंक्शन बेटा, इट प्रोवाइड structural stability to the DNA molecule, to the DNA molecule। नंबर 1 एंट्रॉन का फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है कि इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा
कन्फ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि क्या एंट्रान जो है वो भी इनहेरिटेड होता है? तो यस, एंट्रान कैन आल्सो बी इनहेरिटेड, यानी ये भी माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। और थर्ड, बीइंग एज ए मुस्लिम्स, एंट्रान का फायदा जो है ये कब होगा? द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब क़ियामत के दिन हम दोबारा ज़िंदा होंगे तो जो नॉन कोडिंग पार्ट है, ये फॉर एग्जांपल नॉन कोडिंग पार्ट है, ये कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है, ये पेर कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है। तो इस दुनिया में ये कोडिंग पार्ट जो एग्जान है ये तो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जो नॉन कोडिंग पार्ट है ये इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन आखिरत में अल्लाह इनके अंदर ऐसे कोड डालेंगे, ये वाली जो खाली बॉक्स है इनको दोबारा फिल किया जाएगा आफ्टर, यानी आफ्टर द री एवेकिंग्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क़ब्र से दोबारा उठाया जाएंगी और हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में इन कोड्स को जो डीएनए में मौजूद हैं और नॉन कोड है, इन नॉन कोडिंग एरिया को दोबारा कोड किया जाएगा और एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क़ुव्वत जो है अल्लाह वो एक बंदे को दे देगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है कि वहाँ पे बुढ़ापा नहीं होगा। वी बिलीव्स कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा। अब एंटी एजिंग कोड जो है वो यहाँ पे डाला जाएगा। दूसरा ये है कि एक इंसान जो कुछ चाहेगा वो डायरेक्ट जो है इसकी मौत में या मुंह में आ जाएगा, ये कोड है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये आखिरत की दुनिया में, आखिरत की ज़िंदगी में ये काम आएगा। इसके अलावा किसी भी जीन्स को अगर हम देख लें, किसी भी जीन्स को अगर हम देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जीन है, तो इस जीन्स में कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी है कि उसको समझ लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका 3 एंड है और ये इसका 5 एंड है, ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। तो ये वाला रीजन बेटा इसको हम बोलते हैं पी रीजन्स, पी, और इस आखिरी रीजन्स को हम बोलते हैं टी रीजन्स। अब पी से मुराद क्या है? पी से मुराद होता है प्रोमोटर, प्रोमोटर रीजन्स। और इस टी से मुराद क्या होगा? इस टी से मुराद होगा टर्मिनेटर रीजन्स, टर्मिनेटर रीजन्स। और प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के दरमियान जो रीजन्स है ये, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन्स, स्ट्रक्चरल रीजन्स। तो प्रोमोटर रीजन सिर्फ और सिर्फ फ्रासिस आप जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट करेगा। प्रोमोटर रीजन क्या करेगा? इट विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशंस। और टर्मिनेटर रीजन जिस तरह नाम से जाहिर है, इट विल टर्मिनेट, इट विल टर्मिनेट द
process of protein synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शंस। और स्ट्रक्चरल जीन्स जो है, स्ट्रक्चरल रीजन्स कौन सा रीजन है जहां से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा? विल मेक प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग किसी भी जीन्स को देख ले, जीन्स क्या है? डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। जीन्स क्या है? डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है जो कि कोडेड है एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आप डीएनए के अंदर जब भी कोडिंग रीजन को देखेंगी, यानी जीन्स को देखेंगी या जीन को स्टडी करेंगी, तो किसी भी जीन्स में प्रोमोटर रीजन भी होगा और टर्मिनेटर रीजन भी होगा। प्रोमोटर रीजन, पी रीजन, वो रीजन होता है जहां से प्रोटीन बनने का अमल या ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, सिंपल। और टर्मिनेटर रीजन वो रीजन होगा जहां से प्रोटीन बनने का अमल स्टॉप होता है। और इन प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान जो रीजन है, जो हिस्सा है जीन का, डीएनए का, ये कोडेड रीजन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन। और ये स्ट्रक्चरल रीजन बेसिकली बेटा इट विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अब ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो कि मैंने बता दिया जीन एक्सप्रेशन या जीन के हवाले से। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन किस तरह होता है। जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है। तो याद रखिए, प्रोटीन सिंथेसिस का अमल कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। प्रोटीन बनने का सारा अमल जो है ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख लें, जीन एक्सप्रेशंस या प्रोटीन सिंथेसिस, द process of protein synthesis is completed in 2 steps. Is completed in 2 steps. वो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट स्टेप्स को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। और दूसरी स्टेप का नाम है ट्रांसलेशन। यही 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग सिंपल इतना जहन में बिठा दें कि प्रोटीन बनने का अमल सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ही मैकेनिज्म से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट देख लें, या इसके अलावा अगर हम इनवर्टिब्रेट्स देख लें या वर्टिब्रेट देख लें, तो इन सारे एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन सिंथेसिस का अमल जो है ये कॉमन होता है। तो मैं लिख लेता हूँ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। The process of protein synthesis is common in all living organisms। और इस एबिलिटी का नाम है आप लोगों की किताब में सेंट्रल डोगमा। इस एबिलिटी का नाम क्या है? दिस एबिलिटी इज कॉल्ड ability is called central dogma। तो व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा वो एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
जिसकी थ्रू सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी कोई प्रोटीन बनता है या जब भी कोई प्रोटीन बनेगा तो इस प्रोटीन बनने का अमल जो है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन होंगी, एक जैसे होंगी। इस एबिलिटी को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। यही स्टेप होंगे, यही दो स्टेप होंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। दूसरा पॉइंट जो ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे बतौर नोट कि प्रोटीन सिंथेसिस का अमल ये सेल साइकिल में हुसूसन G1, G0 और G2 फेज में होता है। तो आप ऐसा लिख ले, जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस in the G0, G1, G2 phase of cell cycle. सेल साइकिल के मल्टीपल फेजेस ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा बताया था डीएनए रिप्लिकेशन में कि डीएनए रिप्लिकेशन में हुसूसन जो है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है इस फेज में। यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन का फिनोमेना है। तो जीन एक्सप्रेशन बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है G0 फेज में, G1 फेज में और G2 फेज में सेल साइकिल की। ये पॉइंट्स आप लोग जहन में बैठा दें। नंबर 1 जो है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लिख लें। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? नंबर फर्स्ट स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन का लफ्जी मतलब क्या है? ट्रांसक्राइब से निकला है। आप लोग ऐसा लिख लें, द फॉर्मेशन ऑफ, इसका डिफिनीशन ऐसा लिख ले, द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल strand RNA from double-stranded DNA is known as transcriptions। ट्रांसक्रिप्शंस का डिफिनीशन किस तरह मैंने लिखा? द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड DNA। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है और इस डबल स्ट्रैंडेड DNA से अगर सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर RNA ना बोले बल्कि इस डबल स्ट्रैंडेड DNA से जब सिंगल स्ट्रैंड RNA बन जाए तो इस अमल का नाम क्या होगा? इस अमल का नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन। ये DNA मॉलिक्यूल है और ये क्या है? ये RNA मॉलिक्यूल है। इस अमल को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है अक्सर मिस्टेक करते हैं कि इस RNA का नाम होगा मैसेंजर RNA। तो अगर MCQs ऐसा आ जाए कि which of the following RNA get form from transcriptions। यानी ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा टाइप RNA का वो बनता है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेंजर RNA, दूसरा मैं लिखूंगा ट्रांसफर RNA, तीसरा मैं लिखूंगा राइबोसोमल RNA और चौथा मैं लिखूंगा ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे ये मिस्टेक कर लेता है, वो क्लिक करता है मैसेंजर RNA को। मैसेंजर RNA नहीं है। मैसेंजर RNA का बनना, ट्रांसफर RNA का बनना
और राइबोसोमल आरएनए का बनना, इन सारी आरएनए की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आंसर क्या ठीक होगा? ऑल ऑफ दीज। अगर मैसेंजर आरएनए बन जाए, अगर ट्रांसफर आरएनए बन जाए, अगर राइबोसोमल आरएनए बन जाए, तो इन प्रोसेस का नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑल ऑफ दिस। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम जरूरी है, मेन एंजाइम्स, उस एंजाइम्स को मैं बता देता हूं। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है कि ये प्राइमर के बगैर अपना पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन करें कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में मेन फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क ये है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए प्राइमर की ज़रूरत होगी, प्राइमर के बगैर वो पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं लिखूँगा नो नीड ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर के बगैर भी पॉलीमराइजेशन कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, और ये ऐसा एंजाइम है जिसकी पॉलीमराइजेशन के लिए, जिसकी पॉलीमराइज एक्टिविटी के लिए किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। लाइक डीएनए पॉलीमरेज, वहाँ पे प्राइमर की ज़रूरत होती थी। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज, ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद है, प्रोकैरियोट्स, और ये यूकैरियोट्स में भी मौजूद है, यूकैरियोट्स। दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मौजूद है। लेकिन फ़र्क क्या है? प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए ये एक ही एंजाइम होगा, आरएनए पॉलीमरेज। ये फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ये एंजाइम जो है प्रोकैरियोट में मैसेंजर आरएनए को भी बनाएगा, एमआरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए को भी बनाएगा और ये ट्रांसफर आरएनए को भी बनाएगा। मल्टीपल आरएनए जो है विल मस्ट बी सिंथेसाइज फ्रॉम ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप्स की पॉलीमरेज मौजूद है। वो 3 टाइप्स की कौन कौन से हैं? नंबर 1 को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरी को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2, और तीसरी को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3। चूँकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर चूँकि एडवांस सेल है या ये एडवांस ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद है, तो इसमें मुख्तलिफ आरएनए बनने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आप लोग ले लें आरएनए पॉली 1, आरएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज 1 it will synthesize ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। दूसरा जो है आरएनए पॉलीमरेज 2, it will make मैसेंजर आरएनए। और तीसरा आरएनए पॉली 3, it will make राइबोसोमल आरएनए।
तो मुख्तलिफ आरएनए की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स लास्ट टाइम पे बेटा आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा था कि डीएनए किस तरह रिप्लिकेट होता है और एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए किस तरह बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है जीन एक्सप्रेशन। कि हमारे बॉडी के अंदर, पहले मैं व्यूज़ बता देता हूँ। जीन एक्सप्रेशन का लफ्ज़ी मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में कभी एंजाइम्स बनती है, कभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनती है, कभी एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ये सारे प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, तो आज इस मैकेनिज़्म को हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर सेल में प्रोटीन किस तरह सिंथेसाइज होती है। तो नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दें जीन एक्सप्रेशंस। जीन एक्सप्रेशंस, जीन एक्सप्रेशन से मुराद है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, आल्सो known as प्रोटीन सिंथेसिस। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होता है, जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होता है तो यही एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक जीन है, ये इसका प्रोमोटर रीजन है, ये इसका टर्मिनेटर रीजन है और इस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन्स। ये स्ट्रक्चरल रीजन्स है। अब ये जीन्स अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये एक्सप्रेशन प्रोटीन की शक्ल में होती है और ये वो प्रोटीन है, ये बेबी प्रोटीन। तो इस फिनोमेना को नॉर्मली हम बोलते हैं बायोलॉजी में प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन। यानी इस जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, किस शक्ल में? इस प्रोटीन की शक्ल में। तो आज हम इस फिनोमेना को और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जीन एक्सप्रेशन के स्टार्ट से पहले नंबर एक ज़रूरी है कि हम जीन को समझ लें कि व्हाट इज़ जीन्स। जीन्स क्या है? तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ जीन? नंबर एक, जीन मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जीन्स को मुख्तलिफ एंगल से डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने इसको कहा है जिम्यूल्स, किसी ने इसको कहा है फैक्टर, किसी ने इसको कहा है सर्कुलेटिंग यूनिट। लेकिन जो लास्ट साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉनसन, इन्होंने जीन का डिफिनीशन किस तरह किया कि जीन क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन्स द कोडिंग पार्ट of the DNA, the coding part of the DNA is called genes। कोडिंग पार्ट का लफ्ज़ी मतलब क्या है? डीएनए में वो हिस्सा
जहां पर कोड मौजूद है, जहां पे जेनेटिक कोड मौजूद है, अगर उस एरिया से प्रोटीन सिंथेसिस ही हो जाता है, उस पार्ट्स का नाम क्या होता है? जीन होता है। तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू जॉनसन, द कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। या इसके अलावा इस कोडिंग पार्ट का दूसरा नाम है द एक्सॉन ऑफ द एक्सॉन पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन। एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन वो हिस्सा होता है जो कि कोड होता है। और आप लोग ज़हन में किस तरह बिठाएंगे, यहाँ पे लफ्ज़ एक्सॉन का स्पेल यह है, तो इसमें जो ई है, ये ई इंडिकेट करेगा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस का लफ्ज़ी मतलब क्या है? विच सिंथेसाइज प्रोटीन, विच सिंथेसाइज प्रोटीन्स, which express itself in the form of protein synthesis। अब अगर जनरली हम देख लें, ये फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है यह, तो इस डीएनए मॉलिक्यूल में बाकायदा रीजन्स मौजूद है। ये रीजन है यह। इन रीजन्स में बाज एरिया ऐसा है या बाज बॉक्सेस ऐसा है जो कि कोड है ये, और बाज पार्ट ऐसे है जो कि नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग। तो अगर डीएनए में फॉर एग्जांपल ये 3 से लेके 5 एंड है और ये 3 से लेके 5 एंड है यह, तो ये कोडेड पार्ट है, ये डीएनए में कोडेड पार्ट है। और ये वाला हिस्सा ये नॉन कोडेड पार्ट है, नॉन कोडेड पार्ट। इस कोडेड पार्ट को नॉर्मली हम बोलते हैं एक्सॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यहां पे बता दिया कि एक्सॉन में ई लफ्ज़ से आप लोग जहन में बिठा दें एक्सप्रेस, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज को या प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सप्रेस कर सकता है। नॉन कोडेड पार्ट्स का नाम होता है एंट्रॉन। एंट्रॉन एक्सॉन कोडिंग पार्ट है और नॉन कोडिंग पार्ट क्या है? ये एंट्रॉन है। अब अगर ओवरऑल जो है हम देख लें तो डीएनए में कोडिंग पार्ट जो एक्सॉन है ये लेस होता है, लेस, और इंट्रॉन जो है ये मेजर पार्ट है डीएनए का, मेजर पोर्शंस ऑफ द डीएनए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है एंट्रॉन, ये डीएनए में ज़्यादा मौजूद है और कोडिंग पार्ट जो है ये कम मौजूद है। अब एक्सॉन तो बेसिकली प्रोटीन ही सिंथेसाइज करेगा, लेकिन एंट्रॉन का फ़ायदा क्या होगा? एंट्रॉन का फ़ायदा ये होगा, एंट्रॉन का फंक्शन नंबर 1, फंक्शन ऑफ एंट्रॉन, फंक्शन नंबर 1 फंक्शन बेटा, इट प्रोवाइड structural stability to the DNA molecule, to the DNA molecule। नंबर 1 एंट्रॉन का फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है कि इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा
कन्फ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि क्या एंट्रान जो है वो भी इनहेरिटेड होता है? तो यस, एंट्रान कैन आल्सो बी इनहेरिटेड, यानी ये भी माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। और थर्ड बीइंग इज ए मुस्लिम्स, एंट्रान का फायदा जो है ये कब होगा? द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब क़ियामत के दिन हम दोबारा ज़िंदा होंगे तो जो नॉन कोडिंग पार्ट है ये फॉर एग्जांपल नॉन कोडिंग पार्ट है, ये कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है, ये पैर कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है। तो इस दुनिया में ये कोडिंग पार्ट जो एग्जाम है ये तो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और जो नॉन कोडिंग पार्ट है ये इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन आखिरत में अल्लाह इनके अंदर ऐसे कोड डालेंगे, ये वाली जो खाली बॉक्स है इनको दोबारा फिल किया जाएगा आफ्टर, यानी आफ्टर द री एवेकिंग्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम खबर से दोबारा उठाया जाएंगी और हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में इन कोड्स को जो डीएनए में मौजूद हैं और नॉन कोड है, इन नॉन कोडिंग एरिया को दोबारा कोड किया जाएगा और एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क़ुव्वत जो है अल्लाह वो एक बंदे को दे देगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है कि वहाँ पे बुढ़ापा नहीं होगा। वी बिलीव्स कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा। अब एंटी एजिंग कोड जो है वो यहाँ पे डाला जाएगा। दूसरा ये है कि एक इंसान जो कुछ चाहेगा वो डायरेक्ट जो है इसकी मौत में या मुंह में आ जाएगा, ये कोड है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये आखिरत की दुनिया में, आखिरत की ज़िंदगी में ये काम आएगा। इसके अलावा किसी भी जीन्स को अगर हम देख लें, किसी भी जीन्स को अगर हम देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जीन है, तो इस जीन्स में कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी है कि उसको समझ लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका 3 एंड है और ये इसका 5 एंड है, ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। तो ये वाला रीजन बेटा इसको हम बोलते हैं पी रीजन्स, पी, और इस आखिरी रीजन्स को हम बोलते हैं टी रीजन्स। अब पी से मुराद क्या है? पी से मुराद होता है प्रोमोटर, प्रोमोटर रीजन्स। और इस टी से मुराद क्या होगा? इस टी से मुराद होगा टर्मिनेटर रीजन्स, टर्मिनेटर रीजन्स। और प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के दरमियान जो रीजन्स है ये, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन्स, स्ट्रक्चरल रीजन्स। तो प्रोमोटर रीजन सिर्फ और सिर्फ फ्रासिस आप जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट करेगा। प्रोमोटर रीजन क्या करेगा? इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशंस। और टर्मिनेटर रीजन जिस तरह नाम से जाहिर है, इट विल terminate the
प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शंस। और स्ट्रक्चरल जीन्स जो है, स्ट्रक्चरल रीजन्स कौन सा रीजन है जहां से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा? विल मेक प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग किसी भी जीन्स को देख ले, जीन्स क्या है? डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। जीन्स क्या है? डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है जो कि कोडेड है एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आप डीएनए के अंदर जब भी कोडिंग रीजन को देखेंगी, यानी जीन्स को देखेंगी या जीन को स्टडी करेंगी, तो किसी भी जीन्स में प्रोमोटर रीजन भी होगा और टर्मिनेटर रीजन भी होगा। प्रोमोटर रीजन, पी रीजन, वो रीजन होता है जहां से प्रोटीन बनने का अमल या ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, सिंपल। और टर्मिनेटर रीजन वो रीजन होगा जहां से प्रोटीन बनने का अमल स्टॉप होता है। और इन प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान जो रीजन है, जो हिस्सा है जीन का, डीएनए का, ये कोडेड रीजन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन। और ये स्ट्रक्चरल रीजन बेसिकली बेटा इट विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अब ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो कि मैंने बता दिया जीन एक्सप्रेशन या जीन के हवाले से। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन किस तरह होता है। जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है। तो याद रखिए, प्रोटीन सिंथेसिस का अमल कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। प्रोटीन बनने का सारा अमल जो है ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख लें, जीन एक्सप्रेशंस या प्रोटीन सिंथेसिस, द process of protein synthesis is completed in 2 steps. Is completed in 2 steps. वो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट स्टेप्स को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। और दूसरी स्टेप का नाम है ट्रांसलेशन। यही 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग सिंपल इतना जहन में बिठा दें कि प्रोटीन बनने का अमल सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ही मैकेनिज्म से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट देख लें या इसके अलावा अगर हम इनवर्टिब्रेट्स देख लें या वर्टिब्रेट देख लें, तो इन सारे एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन सिंथेसिस का अमल जो है ये कॉमन होता है। तो मैं लिख लेता हूँ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। The process of protein synthesis is common in all living organisms। और इस एबिलिटी का नाम है आप लोगों की किताब में सेंट्रल डोगमा। इस एबिलिटी का नाम क्या है? दिस एबिलिटी इज कॉल्ड ability is called central dogma। तो व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा वो एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
जिसकी थ्रू सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी कोई प्रोटीन बनता है या जब भी कोई प्रोटीन बनेगा तो इस प्रोटीन बनने का अमल जो है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन होंगी, एक जैसे होंगी। इस एबिलिटी को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। यही स्टेप होंगे, यही दो स्टेप होंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। दूसरा पॉइंट जो जरूरी है वो मैं यहाँ पे बतौर नोट कि प्रोटीन सिंथेसिस का अमल ये सेल साइकिल में हुसूसन G1, G0 और G2 फेज में होता है। तो आप ऐसा लिख ले, जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस in the G0, G1, G2 phase of cell cycle. सेल साइकिल के मल्टीपल फेजेस ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा बताया था डीएनए रिप्लिकेशन में कि डीएनए रिप्लिकेशन में हुसूसन जो है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है इस पेज में। यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन का फिनोमेना है। तो जीन एक्सप्रेशन बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है G0 फेज में, G1 फेज में और G2 फेज में सेल साइकिल की। ये पॉइंट्स आप लोग जहन में बैठा दें। नंबर 1 जो है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लिख लें। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? नंबर फर्स्ट स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन का लफ्जी मतलब क्या है? ट्रांसक्राइब से निकला है। आप लोग ऐसा लिख लें, द फॉर्मेशन ऑफ, इसका डिफिनीशन ऐसा लिख ले, द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल strand RNA from double-stranded DNA is known as transcriptions। ट्रांसक्रिप्शंस का डिफिनीशन किस तरह मैंने लिखा? द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड DNA। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है और इस डबल स्ट्रैंडेड DNA से अगर सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर RNA ना बोले बल्कि इस डबल स्ट्रैंडेड DNA से जब सिंगल स्ट्रैंड RNA बन जाए तो इस अमल का नाम क्या होगा? इस अमल का नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन। ये DNA मॉलिक्यूल है और ये क्या है? ये RNA मॉलिक्यूल है। इस अमल को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है अक्सर मिस्टेक करते हैं कि इस RNA का नाम होगा मैसेंजर RNA। तो अगर MCQs ऐसा आ जाए कि which of the following RNA get form from ट्रांसक्रिप्शंस, यानी ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा टाइप RNA का वो बनता है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेंजर RNA, दूसरा मैं लिखूंगा ट्रांसफर RNA, तीसरा मैं लिखूंगा राइबोसोमल RNA और चौथा मैं लिखूंगा ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे ये मिस्टेक कर लेता है, वो क्लिक करता है मैसेंजर RNA को। मैसेंजर RNA नहीं है। मैसेंजर RNA का बनना, ट्रांसफर RNA का बनना
और राइबोसोमल आरएनए का बनना, इन सारी आरएनए की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आंसर क्या ठीक होगा? ऑल ऑफ दीज। अगर मैसेंजर आरएनए बन जाए, अगर ट्रांसफर आरएनए बन जाए, अगर राइबोसोमल आरएनए बन जाए, तो इन प्रोसेस का नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑल ऑफ दिस। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम जरूरी है, मेन एंजाइम्स, उस एंजाइम्स को मैं बता देता हूं। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है कि ये प्राइमर के बगैर अपना पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन करें कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में मेन फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क ये है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए प्राइमर की ज़रूरत होगी, प्राइमर के बगैर वो पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं लिखूँगा नो नीड ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर के बगैर भी पॉलीमराइजेशन कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, और ये ऐसा एंजाइम है जिसकी पॉलीमराइजेशन के लिए, जिसकी पॉलीमराइज एक्टिविटी के लिए किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। लाइक डीएनए पॉलीमरेज, वहाँ पे प्राइमर की ज़रूरत होती थी। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज, ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद हैं, प्रोकैरियोट्स, और ये यूकैरियोट्स में भी मौजूद है, यूकैरियोट्स। दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मौजूद है। लेकिन फ़र्क क्या है? प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए ये एक ही एंजाइम होगा, आरएनए पॉलीमरेज। ये फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम जो है प्रोकैरियोट में मैसेंजर आरएनए को भी बनाएगा, एमआरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए को भी बनाएगा और ये ट्रांसफर आरएनए को भी बनाएगा। मल्टीपल आरएनए जो है विल मस्ट बी सिंथेसाइज फ्रॉम ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप्स की पॉलीमरेज मौजूद है। वो 3 टाइप्स की कौन कौन से हैं? नंबर 1 को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरी को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2, और तीसरी को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3। चूँकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर चूँकि एडवांस सेल है या ये एडवांस ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद है, तो इसमें मुख्तलिफ आरएनए बनने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आप लोग ले लें आरएनए पॉली 1, आरएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज 1 it will synthesize ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। दूसरा जो है आरएनए पॉलीमरेज 2 it will make मैसेंजर आरएनए, और तीसरा आरएनए पॉली 3 it will make राइबोसोमल आरएनए।
तो मुख्तलिफ आरएनए की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स लास्ट टाइम पे बेटा आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा था कि डीएनए किस तरह रिप्लिकेट होता है और एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए किस तरह बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है जीन एक्सप्रेशन। कि हमारे बॉडी के अंदर, पहले मैं व्यूज़ बता देता हूँ। जीन एक्सप्रेशन का लफ्ज़ी मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारे बॉडी के अंदर सेल्स में कभी एंजाइम्स बनती है, कभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनती है, कभी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये सारे प्रोटीन्स कहाँ से आती है, कैसे बनते हैं, तो आज इस मैकेनिज़्म को हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर सेल में प्रोटीन किस तरह सिंथेसाइज होती है। तो नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दें जीन एक्सप्रेशंस। जीन एक्सप्रेशंस, जीन एक्सप्रेशन से मुराद है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, आल्सो known as प्रोटीन सिंथेसिस। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होता है, जब भी कोई जीन एक्सप्रेस होता है तो यही एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जीन है, ये इसका प्रोमोटर रीजन है, ये इसका टर्मिनेटर रीजन है और इस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन्स। ये स्ट्रक्चरल रीजन्स है। अब ये जीन्स अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये एक्सप्रेशन प्रोटीन की शक्ल में होती है और ये वो प्रोटीन है, ये बेबी प्रोटीन। तो इस फिनोमेना को नॉर्मली हम बोलते हैं बायोलॉजी में प्रोटीन सिंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन। यानी इस जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, किस शक्ल में? इस प्रोटीन की शक्ल में। तो आज हम इस फिनोमेना को और इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जीन एक्सप्रेशन के स्टार्ट से पहले नंबर एक ज़रूरी है कि हम जीन को समझ लें कि व्हाट इज़ जीन्स। जीन्स क्या है? तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ जीन। नंबर एक, जीन मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जीन्स को मुख्तलिफ एंगल से डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल किसी ने इसको कहा है जिम्यूल्स, किसी ने इसको कहा है फैक्टर, किसी ने इसको कहा है सर्कुलेटिंग यूनिट। लेकिन जो लास्ट साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉनसन, इन्होंने जीन का डिफिनीशन किस तरह किया कि जीन क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉनसन्स द कोडिंग पार्ट of the DNA, the coding part of the DNA is called genes। कोडिंग पार्ट का लफ्जी मतलब क्या है? डीएनए में वो हिस्सा
जहां पर कोड मौजूद है, जहां पे जेनेटिक कोड मौजूद है, अगर उस एरिया से प्रोटीन सिंथेसिस ही हो जाता है, उस पार्ट्स का नाम क्या होता है? जीन होता है। तो सिंपल, अकॉर्डिंग टू जॉनसन, द कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। या इसके अलावा इस कोडिंग पार्ट का दूसरा नाम है द एक्सॉन ऑफ द एक्सॉन part of the DNA is called gene, एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन वो हिस्सा होता है जो कि कोड होता है। और आप लोग ज़हन में किस तरह बिठाएंगे, यहाँ पे लफ्ज़ एक्सॉन का स्पेल यह है, तो इसमें जो ई है, ये ई इंडिकेट करेगा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस का लफ्जी मतलब क्या है? विच सिंथेसाइज प्रोटीन, विच सिंथेसाइज प्रोटीन्स, विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगर जनरली हम देख लें, ये फॉर एग्जांपल हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है, यह, तो इस डीएनए मॉलिक्यूल में बाकायदा रीजन्स मौजूद है। ये रीजन है यह, इन रीजन्स में बाज एरिया ऐसा है या बाज बॉक्सेस ऐसा है जो कि कोड है ये, और बाज पार्ट ऐसे है जो कि नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग। तो अगर डीएनए में फॉर एग्जांपल ये 3 से लेके 5 एंड है और ये 3 से लेके 5 एंड है, यह, तो ये कोडेड पार्ट है, ये डीएनए में कोडेड पार्ट है। और ये वाला हिस्सा ये नॉन कोडेड पार्ट है, नॉन कोडेड पार्ट। इस कोडेड पार्ट को नॉर्मली हम बोलते हैं एक्सॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यहां पे बता दिया कि एक्सॉन में ई लफ्ज़ से आप लोग जहन में बिठा दें एक्सप्रेस, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज को या प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सप्रेस कर सकता है। नॉन कोडेड पार्ट्स का नाम होता है एंट्रॉन। एंट्रॉन एक्सॉन कोडिंग पार्ट है और नॉन कोडिंग पार्ट क्या है? ये एंट्रॉन है। अब अगर ओवरऑल जो है हम देख लें तो डीएनए में कोडिंग पार्ट जो एक्सॉन है ये लेस होता है, लेस, और एंट्रॉन जो है ये मेजर पार्ट है डीएनए का, मेजर पोर्शंस ऑफ द डीएनए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है एंट्रॉन, ये डीएनए में ज़्यादा मौजूद है और कोडिंग पार्ट जो है ये कम मौजूद है। अब एक्सॉन तो बेसिकली प्रोटीन ही सिंथेसाइज करेगा, लेकिन एंट्रॉन का फ़ायदा क्या होगा? एंट्रॉन का फ़ायदा ये होगा, एंट्रॉन का फंक्शन, नंबर 1 फंक्शन ऑफ एंट्रॉन, फंक्शन नंबर 1 फंक्शन बेटा, इट प्रोवाइड structural stability to the DNA molecule, to the DNA molecule। नंबर 1 एंट्रॉन का फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है कि इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा
कन्फ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि क्या एंट्रान जो है वो भी इनहेरिटेड होता है? तो यस, एंट्रान कैन आल्सो बी इनहेरिटेड, यानी ये भी माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। और थर्ड बीइंग इज ए मुस्लिम्स, एंट्रान का फायदा जो है ये कब होगा? द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब क़ियामत के दिन हम दोबारा ज़िंदा होंगे तो जो नॉन कोडिंग पार्ट है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन कोडिंग पार्ट है, ये कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है, ये पैर कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग है। तो इस दुनिया में ये कोडिंग पार्ट जो एग्जान है ये तो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जो नॉन कोडिंग पार्ट है ये इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन आखिरत में अल्लाह इनके अंदर ऐसे कोड डालेंगे, ये वाली जो खाली बॉक्स है इनको दोबारा फिल किया जाएगा आफ्टर, यानी आफ्टर द री एवेकिंग्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कब्र से दोबारा उठाया जाएंगी और हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में इन कोड्स को जो डीएनए में मौजूद हैं और नॉन कोड है, इन नॉन कोडिंग एरिया को दोबारा कोड किया जाएगा और एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क़ुव्वत जो है अल्लाह वो एक बंदे को दे देगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये है कि वहाँ पे बुढ़ापा नहीं होगा। वी बिलीव्स कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा। अब एंटी एजिंग कोड जो है वो यहाँ पे डाला जाएगा। दूसरा ये है कि एक इंसान जो कुछ चाहेगा वो डायरेक्ट जो है इसकी मौत में या मुंह में आ जाएगा, ये कोड है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये आखिरत की दुनिया में, आखिरत की ज़िंदगी में ये काम आएगा। इसके अलावा किसी भी जीन्स को अगर हम देख लें, किसी भी जीन्स को अगर हम देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जीन है, तो इस जीन्स में कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी है कि उसको समझ लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका 3 एंड है और ये इसका 5 एंड है, ये इसका 5 एंड है, ये इसका 3 एंड है। तो ये वाला रीजन बेटा इसको हम बोलते हैं पी रीजन्स, पी, और इस आखिरी रीजन्स को हम बोलते हैं टी रीजन्स। अब पी से मुराद क्या है? पी से मुराद होता है प्रोमोटर, प्रोमोटर रीजन्स। और इस टी से मुराद क्या होगा? इस टी से मुराद होगा टर्मिनेटर रीजन्स, टर्मिनेटर रीजन्स। और प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के दरमियान जो रीजन्स है ये, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन्स, स्ट्रक्चरल रीजन्स। तो प्रोमोटर रीजन सिर्फ और सिर्फ फ्रासिस आप जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट करेगा। प्रोमोटर रीजन क्या करेगा? इट विल स्टार्ट, it will start the process of gene expressions। और टर्मिनेटर रीजन जिस तरह नाम से जाहिर है, it will terminate, it will terminate the
process of protein synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शंस। और स्ट्रक्चरल जीन्स जो है, स्ट्रक्चरल रीजन्स कौन सा रीजन है जहां से प्रोटीन सिंथेसाइज होगा? विल मेक प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग किसी भी जीन्स को देख ले, जीन्स क्या है? डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। जीन्स क्या है? डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है जो कि कोडेड है एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आप डीएनए के अंदर जब भी कोडिंग रीजन को देखेंगी, यानी जीन्स को देखेंगी या जीन को स्टडी करेंगी, तो किसी भी जीन्स में प्रोमोटर रीजन भी होगा और टर्मिनेटर रीजन भी होगा। प्रोमोटर रीजन, पी रीजन, वो रीजन होता है जहां से प्रोटीन बनने का अमल या ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, सिंपल। और टर्मिनेटर रीजन वो रीजन होगा जहां से प्रोटीन बनने का अमल स्टॉप होता है। और इन प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान जो रीजन है, जो हिस्सा है जीन का, डीएनए का, ये कोडेड रीजन है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल रीजन। और ये स्ट्रक्चरल रीजन बेसिकली बेटा इट विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अब ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो कि मैंने बता दिया जीन एक्सप्रेशन या जीन के हवाले से। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन किस तरह होता है। जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है। तो याद रखिए, प्रोटीन सिंथेसिस का अमल कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। प्रोटीन बनने का सारा अमल जो है ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख लें, जीन एक्सप्रेशंस या प्रोटीन सिंथेसिस, द process of protein synthesis is completed in 2 steps. Is completed in 2 steps. वो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट स्टेप्स को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। और दूसरी स्टेप का नाम है ट्रांसलेशन। यही 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग सिंपल इतना जहन में बिठा दें कि प्रोटीन बनने का अमल सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ही मैकेनिज्म से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट देख लें, या इसके अलावा अगर हम इनवर्टिब्रेट्स देख लें या वर्टिब्रेट देख लें, तो इन सारे एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन सिंथेसिस का अमल जो है ये कॉमन होता है। तो मैं लिख लेता हूँ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। The process of protein synthesis is common in all living organisms। और इस एबिलिटी का नाम है आप लोगों की किताब में सेंट्रल डोगमा। इस एबिलिटी का नाम क्या है? दिस एबिलिटी इज कॉल्ड ability is called central dogma। तो व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा वो एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
जिसकी थ्रू सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी कोई प्रोटीन बनता है या जब भी कोई प्रोटीन बनेगा तो इस प्रोटीन बनने का अमल जो है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कॉमन होंगी, एक जैसे होंगी। इस एबिलिटी को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। यही स्टेप होंगे, यही दो स्टेप होंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। दूसरा पॉइंट जो ज़रूरी है वो मैं यहाँ पे बतौर नोट कि प्रोटीन सिंथेसिस का अमल ये सेल साइकिल में हुसूसन G1, G0 और G2 फेज में होता है। तो आप ऐसा लिख ले, जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस in the G0, G1, G2 phase of cell cycle। सेल साइकिल के मल्टीपल फेजेस ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा बताया था डीएनए रिप्लिकेशन में, कि डीएनए रिप्लिकेशन में हुसूसन जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है इस पेज में। यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन का फिनोमेना है। तो जीन एक्सप्रेशन बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है G0 फेज में, G1 फेज में और G2 फेज में सेल साइकिल की। ये पॉइंट्स आप लोग जहन में बैठा दें। नंबर 1 जो है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे लिख लें। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? नंबर फर्स्ट स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन का लफ्जी मतलब क्या है? ट्रांसक्राइब से निकला है। आप लोग ऐसा लिख लें, द फॉर्मेशन ऑफ, इसका डिफिनीशन ऐसा लिख ले, द फॉर्मेशन ऑफ single strand RNA from double-stranded DNA is known as transcriptions। ट्रांसक्रिप्शंस का डिफिनीशन किस तरह मैंने लिखा? द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड DNA। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है और इस डबल स्ट्रैंडेड DNA से अगर सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर RNA ना बोले बल्कि इस डबल स्ट्रैंडेड DNA से जब सिंगल स्ट्रैंड RNA बन जाए तो इस अमल का नाम क्या होगा? इस अमल का नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए मॉलिक्यूल है और ये क्या है? ये आरएनए मॉलिक्यूल है। इस अमल को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है अक्सर मिस्टेक करते हैं कि इस आरएनए का नाम होगा मैसेंजर आरएनए। तो अगर एमसीक्यूज ऐसा आ जाए कि which of the following RNA get form from transcriptions, यानी ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा टाइप आरएनए का वो बनता है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेंजर आरएनए, दूसरा मैं लिखूंगा ट्रांसफर आरएनए, तीसरा मैं लिखूंगा राइबोसोमल आरएनए और चौथा मैं लिखूंगा ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे ये मिस्टेक कर लेता है, वो क्लिक करता है मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए नहीं है। मैसेंजर आरएनए का बनना, ट्रांसफर आरएनए का बनना
और राइबोसोमल आरएनए का बनना, इन सारी आरएनए की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आंसर क्या ठीक होगा? ऑल ऑफ दीज। अगर मैसेंजर आरएनए बन जाए, अगर ट्रांसफर आरएनए बन जाए, अगर राइबोसोमल आरएनए बन जाए, तो इन प्रोसेस का नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑल ऑफ दिस। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम जरूरी है, मेन एंजाइम्स, उस एंजाइम्स को मैं बता देता हूं। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है कि ये प्राइमर के बगैर अपना पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन करें कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में मेन फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क ये है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए प्राइमर की ज़रूरत होगी, प्राइमर के बगैर वो पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के लिए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं लिखूँगा नो नीड ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर के बगैर भी पॉलीमराइजेशन कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, और ये ऐसा एंजाइम है जिसकी पॉलीमराइजेशन के लिए, जिसकी पॉलीमराइज एक्टिविटी के लिए किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। लाइक डीएनए पॉलीमरेज, वहाँ भी प्राइमर की ज़रूरत होती थी। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज, ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद हैं, प्रोकैरियोट्स, और ये यूकैरियोट्स में भी मौजूद है, यूकैरियोट्स। दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मौजूद है। लेकिन फ़र्क क्या है? प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए ये एक ही एंजाइम होगा, आरएनए पॉलीमरेज। ये फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम जो है प्रोकैरियोट में मैसेंजर आरएनए को भी बनाएगा, एमआरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए को भी बनाएगा, और ये ट्रांसफर आरएनए को भी बनाएगा। मल्टीपल आरएनए जो है विल मस्ट बी सिंथेसाइज फ्रॉम ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप्स की पॉलीमरेज मौजूद है। वो 3 टाइप्स की कौन कौन से हैं? नंबर 1 को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरी को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2, और तीसरी को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3। चूँकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर चूँकि एडवांस सेल है, या ये एडवांस ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद है, तो इसमें मुख्तलिफ आरएनए बनने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 आप लोग ले लें आरएनए पॉली 1, आरएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज 1 it will synthesize ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। दूसरा जो है आरएनए पॉलीमरेज 2, it will make मैसेंजर आरएनए। और तीसरा आरएनए पॉली 3, it will make राइबोसोमल आरएनए।
तो मुख्तलिफ आरएनए की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स